हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 19 में भौतिकी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विद्युत एवं चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत के सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें देखें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो विद्युत एवं चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसमें आवेश क्या होता है। तो आवेश के बारे में जिसने पहली बार देखा था, ये जाना था और जिसने बताया था वो थेल्स थे। थेल्स ने ये बताया था कि किसी भी वस्तु में आवेश के गुण कैसे पैदा किए जा सकते हैं और आवेश किस तरह से होता है। तो आवेश बेसिकली क्या होता है, तो आवेश एक द्रव पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बस यही इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो वो करता है द्रव चुंबकीय क्षेत्र। यह इन क्षेत्रों का अनुभव कराता है, क्योंकि जब वो आवेशित हो जाता है या उसको किसी एक आवेश के रूप में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वह अपना यह गुण क्या करता है, अनुभव कराता है या आपके सामने प्रदर्शित करता है, जिसको क्या कहते हैं, अपन आवेश कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। और जब कांच के छड़ के पास आप किसी चीज़ को ले जाएंगे तो जो कुछ चीज़ें उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वो क्या माना जाएगा, आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से ही देखा जाता है। और इसी की तरह ही थेल्स ने सबसे पहले बताया था कि आवेश किस तरह से कार्य करता है, किसी द्रव की कौन सी गुण है जो आवेश को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सेम ही है विद्युत आवेश के बारे में भी, कि विद्युत आवेश क्या है। अगर डेफिनेशन के रूप में पूछा जाए तो आप इसको लिखेंगे कि द्रव के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि, ये भी लिखना है कि कौन सी राशि है। द्रव के साथ जुड़ी वह अदिश भौतिक राशि जिसके कारण चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाती है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी से आवेश की अभिधारणा प्राप्त होती है। ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता और धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बस यही आपको विद्युत आवेश के डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। अगर विद्युत आवेश आपको पूछता है 3 नंबर में किसी भी दर में, तो यही आपको लिखना है कि द्रव के साथ जुड़ी हुई वह भौतिक राशि, ये द्रव का वह भौतिक गुण जिसके वजह से उसमें कौन से प्रभाव होते हैं, विद्युत प्रभाव होते हैं, चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये एक तरह के अदिश भौतिक राशि है। साथ ही किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी के कारण आवेश की अभिधारणा प्राप्त होती है। ऋण आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये हो गया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मतलब एक गुण है किसी भी द्रव का या किसी भी पदार्थ का गुण है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अपने गुणों को प्रदर्शित करता है आवेश के रूप में, जिसको विद्युत आवेश कहते हैं। अगर इसका स्पष्ट डेफिनेशन कोई बताना चाहे तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि विद्युत आवेश को कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तो आप विद्युत आवेश को इतना ही लिख सकते हैं, जो उसके गुण हैं या उसकी जो परिसीमा है उसके हिसाब से आप उसको डेफिनेशन दे सकते हैं। अब आवेश के गुण, ये पूछा जाता है कि आवेश के गुण क्या है। हालांकि अगर पूछा जाएगा तो पूरा पूछा जाएगा कि विद्युत आवेश क्या होता है और इसके गुण क्या होते हैं। तो विद्युत आवेश के गुण क्या है, तो सबसे पहले तो सिंपल है कि विद्युत आवेश है तो दोनों में क्या होगा, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल। ये सभी को पता है कि जो सजातीय होंगे उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और जो विजातीय होंगे मतलब अलग जात, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। बस इसी चीज़ को बताया गया। किसी वस्तु पर कुल आवेश उसे दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुल मिला के इसमें ये कहना है कि किसी भी एक पॉइंट पर, मान लो एक जंक्शन पर कोई आवेश है, इस तरह से आपने दिया इस पर, तो मान लो कुछ पॉजिटिव दिया, कुछ निगेटिव दिया, कुछ पॉजिटिव दिया, कुछ निगेटिव दिया, तो इन सबको जितना जोड़ दोगे और उसके बाद जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, वही उसका वर्तमान का आवेश होगा। जैसे कि मान लो 2 और 4, ये पॉजिटिव आवेश उसमें दिया और एक निगेटिव आवेश दिया, तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, अगर इसको भी अपन पॉजिटिव मान लें तो 6 आना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, घट जाएगा इतना आवेश। तो कितना आवेश बचेगा, तो 5 क्यू आवेश इसमें दर्शाएगा। तो कुल मिला के ये है कि सेम जो होंगे वो प्रतिकर्षण को दर्शाएंगे और जो अलग अलग होंगे वो आकर्षण को दर्शाएंगे। इसके अलावा इसमें जितना भी आवेश दिया जाता है वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और जो तीसरा है वो है आवेश सदैव द्रव्यमान के संबंध रखता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आवेश के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है। बिना द्रव्यमान के आवेश आवेश को नहीं दर्शा सकता, मतलब उसका जो गुण है वो, क्योंकि आवेश किसका गुण है, तो किसी
द्रव्य का भौतिक गुण है, ठीक है। तो उसके लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के भी हो सकता है। इसके अलावा किसी वस्तु को घर्षण, प्रेरण अथवा चालन द्वारा आवेशित किया जा सकता है, जिसमें आवेश के भौतिक गुण ऑलरेडी हैं, या वो आवेश को दर्शा सकता है। तो उस पर किस तरह से आवेश को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो उसमें घर्षण बल देकर, प्रेरण कर कर, या फिर उसके चालन को बदल कर। ये सारी चीज़ों की वजह से भी आप आवेश को दर्शा सकते हैं किसी पदार्थ में। इसके अलावा आवेश हल्की उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक अच्छा गुण है कि जो हल्का उदासीन है, मतलब पूर्ण रूप से उदासीन नहीं है लेकिन हल्का उदासीन है, उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये इसके जो गुण हैं इंपॉर्टेंट है कि समान अगर होंगे, समान ध्रुव होंगे या समान सजातीय आवेश होंगे तो क्या होंगे, उनमें प्रतिकर्षण होगा। विजातीय होंगे तो आकर्षण होगा। जो अगर किसी एक पॉइंट पर या किसी वस्तु पर जितना आवेश दे रहे हो वो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आवेश के लिए द्रव्यमान को होना आवश्यक है, और ये आवेशित जो गुण है उसको प्रदर्शित करने के लिए कौन सी विधि है, तो घर्षण, प्रेरण और चालन। इसकी वजह से आप आवेश को दर्शा सकते हैं। अगर कोई हल्का उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल वस्तु है, तो उसको अपनी ओर आवेश आकर्षित करेगा। इसके अलावा वेग में परिवर्तन के साथ आवेश को नहीं बदला जा सकता। आप जितना भी वेग को बदल लें या कम कर लें या ज़्यादा कर लें, उससे आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाता है इकाई, तो ये पूछा भी जा सकता है कि आवेश की इकाई क्या होती है। अब यहाँ से आवेश से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है जो 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चालक किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। बस इम्पॉर्टेंट यही है कि कोई भी पदार्थ जिनसे विद्युत सरलता से प्रवाहित हो सके उसको क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, ठीक है। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, तो ये पूछा जा सकता है डेफिनेशन। इसके अलावा अचालक जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता या आवेश जो दर्शाते ही नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, कागज़, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा ये पूछा जाता है कभी कभी कि कूलाम का नियम क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कूलाम का नियम अगर पूछा जाता है तो ये क्या है कि दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो उनका सिंपल से कहना है कि दो आवेश हैं, दोनों आवेशों में कितना बल लगेगा, तो वो उन दोनों के आवेश के गुणनफल और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो उन दोनों के आवेश मान लो Q1 Q2 है, तो इनका समानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या, व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही है कूलाम का नियम, और ये के एक नियतांक होता है, ये कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 1/4 पाई सिग्मा नॉट। तो ये भी आपको आना चाहिए। कुछ नहीं तो फार्मूला आएगा, फार्मूला से भी आप पूरी रूप से बना सकते हैं परिभाषा, Q1 Q2/r², ठीक है। तो ये कूलाम का नियम था, ये पूछा जाता है क्योंकि आवेश का जो इकाई है वो कूलाम है, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ये पूछा भी गया था कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात है, मान लो एक पॉइंट पे आवेश रखा है तो उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा, आवेशित क्षेत्र होगा। जहाँ पर उसके एक लिमिट होगी ना, वहाँ तक आप उसको अनुभव कर सकते हैं, तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप इसको परिभाषित इसी तरह से ही करेंगे कि किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहाँ उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये सिंपल सी यही है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, जितना भी धन आवेश है उसमें से अपन एकांक धन आवेश को लेते हैं, पर क्रियाशील बल वो जब सारे ऐड हो जाते हैं तो उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है, लेकिन अगर एकांक पॉइंट पे लेंगे तो उसकी तीव्रता, आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसके अलावा विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी परिभाषा के रूप में ही पूछा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है।
विद्युत विभव का अगर फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। और इसका जो विद्युत विभव का इकाई है वो क्या है, वोल्ट। वैसे मात्रक जूल बटे कूलाम है, जिसको अपन वोल्ट से दर्शाते हैं। ये वैज्ञानिक के नाम है जिनके रिस्पेक्ट में ही ये नाम रखा गया है। इसके अलावा विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, तो एक कूलाम धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। मान लो 2 पॉइंट है, ठीक है। अब ये पूरी विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये एक पूरा विद्युत क्षेत्र है, इसमें से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे है, तो इसको यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इन दोनों के बीच में हाँ, जो किया जाने वाला कार्य है उनके बीच की जो दूरी होती है उनको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट, और जो कि क्या है, एक अदिश राशि है। तो विद्युत विभव और विभवांतर की राशि क्या है, मतलब मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। विद्युत में मैक्सिमम डेफिनेशन ही है जो पूछे जाते हैं 3-3 नंबर में। इसका जो मतलब इसमें एक्सपेंडेड रूप में कुछ ही चीज़ें हैं जो उसको अपन पढ़ेंगे, जैसे कि सेल वगैरह। तो विद्युत धारा क्या होता है, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। मान लो ये एक कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट, ठीक है, तो यहाँ से प्रति सेकंड मान लो एक पॉइंट लेते हैं अपन, तो इसी से प्रति सेकंड कितना आवेश इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यही जो आवेश की मात्रा है उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, पर इसको क्या माना जाता है, अदिश माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा को विद्युत आवेश बटे समय के रूप में अपन जो इसका एम्पियर है उसको आप डेफिनेशन के रूप में बता सकते हैं। विद्युत आवेश बटे समय की एक अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है किसी भी कंडक्टर के, वहाँ से एक प्रति सेकंड कितना आवेश जाता है, उस आवेश की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। और ये क्या होता है, आवेश बटे समय। और इसको किससे दर्शाते हैं, तो एम्पियर। तो 1 एम्पियर में विद्युत धारा कितना हो सकता है वो अपन डिस्कस करेंगे। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ये एक फैक्चुअल डाटा है, आपको आना चाहिए कि 1 एम्पियर विद्युत धारा में कितना होता है, तो 6.25 और 10 के घाते 18 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में इस पॉइंट में घुसे और इस पॉइंट में इतने ही निकल रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा माना जाएगा। पदार्थ का वर्गीकरण आवेश के आधार पर। ये तो सिंपल है कि पदार्थ का वर्गीकरण अपन आवेश के आधार पर किस तरह से कर सकते हैं। तो कुचालक जिसमें बिल्कुल भी आवेश नहीं होता, ठीक है, तो लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये हो गया। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें ताप बढ़ाने से चालकता प्रदर्शित करते हैं, जो अर्धचालक होते हैं वो, ठीक है। सुचालक मतलब समान ताप पर विद्युत का चालन होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, जैसे चांदी, तांबा। और अतिचालक, तो 4 प्रकार के हो गए, कुचालक, अर्धचालक, सुचालक और अतिचालक। ऐसा तत्व जिसमें प्रतिरोध शून्य हो उसको क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज पूछा जाता है, तो 1911 में इसको खोज किया गया था। अत्यंत निम्न ताप -110-120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें चालकता आती है। अगर अतिचालक जो पदार्थ हैं वो सामान्य ताप पर संभव हो जाए तो जितना भी ऊर्जा संकट है वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अगर उनकी जो प्रतिरोध ही शून्य हो जाएगा तो उसमें जो अपने आप में जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और इसके अलावा जो चालकता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और जो ऊर्जा लॉस है वो एकदम से जीरो पे आ जाएगा। और जब जीरो पे आ जाएगा तो अपने आप ही ऊर्जा संकट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा जाता है वो है ओम का नियम, कि ओम का नियम क्या होता है। तो सिंपल से आपको बताना है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में जैसे लंबाई, ताप तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, बस ये आपको लिखना है कि उसकी भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप तथा उसके काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच प्रवाहित धारा की प्रबलता चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मान लो 2 पॉइंट है, ठीक है, तो इन 2 पॉइंटों के बीच में जो भी वो लगेगा क्या कहते हैं,
वोल्टेज होगा उसको एक तरह से डिफाइन किया गया है कि V प्रोपोर्शनल I और V प्रोपोर्शनल IR। तो R क्या होता है? नियतांक होता है चालक तार का प्रतिरोध। तो ओम का नियम यही है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर है, ठीक है, प्रवाहित धारा 4 और उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो वोल्टेज की क्या होगा? समानुपाती होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है और यही ओम का नियम है। तो ओम का नियम पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, इसमें यहाँ से धारा इंटर किया और यहाँ से धारा आउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जब धारा इनपुट इसको दिया और इसका जो आउटपुट है तो इनके बीच में जो कंडक्टर है तो कंडक्टर के खुद का जो प्रतिरोध होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब इसके खुद की वजह से जो लॉसेस होते हैं, किसमें? जो अपन ने धारा प्रवाहित किया है, इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो सिंपल सा है कि प्रतिरोध किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं, इसके खुद के चालक जो कंडक्टर है इसके परमाणु और अन्य कारक, उनके कारण जो व्यवधान उत्पन्न होता है चालकता में, उसको क्या कहते हैं? अपन प्रतिरोध कहते हैं। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लेंथ है, ठीक है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है जैसे लंबाई L, क्षेत्रफल A, तो इसको क्या होगा? इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो R बराबर क्या? R प्रोपोर्शनल L/A होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसके लेंथ, तो लेंथ का समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो ये रो है ये एक नियतांक होता है जिसको अपन विशिष्ट प्रतिरोध भी मान सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध नियतांक भी कहते हैं। तो इसके अनुसार से क्या बता रहा है कि मोटे तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? कम होगा और पतले तार का जो प्रतिरोध होगा वो अधिक होगा। ये विशिष्ट प्रतिरोध के जरिए ही अपन बता सकते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रमानुपाती को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम मीटर इनवर्स। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत धारा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक एसी और डीसी। इसे हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो किसके अनुसार से हम धारा को विभाजित किए हैं? तो इसके मापांक और दिशा, ये दो हैं, ठीक है। इसका जो मापांक और दिशा है उसके अनुसार से विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। जैसे दिष्ट धारा, जिसको डीसी भी कहते हैं, जिस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता, परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलता, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है कि जिस धारा का परिणाम और दिशा समय के साथ नहीं बदलता दिष्ट धारा कहते हैं। मतलब सिंपल से एक लाइन के रूप में चले गए एक ही परिणाम के साथ। जैसे सेल और बैटरी में दिष्ट धारा होती है, डीसी करंट होता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या क्या होता है? तो वह धारा जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। जैसे कि ये सुरंग गर्त के रूप में चलता है तो एक अपर पॉइंट एक लोअर पॉइंट, इस तरह से साइकिल के रूप में चलता है, इसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट कहते हैं। जैसे एसी डायनेमो क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा ही उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा एक समय के साथ क्या करता है? अपना परिणाम और दिशा दोनों बदलता है, और दिष्ट धारा परिणाम और दिशा दोनों नहीं बदलता। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ क्या क्या हैं? तो एसी उत्पादन सस्ता तथा सरल है, और यह रेक्टिफायर की सहायता से डीसी में आसानी से बदल जाता है। एसी में ऊर्जा क्षय कम होता है, इसलिए इसे अधिक दूरी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के क्या है लाभ है? कि उत्पादन में सरल और सस्ता है, इसको आसानी से डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, अधिक दूरी तक इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब इसके हानि क्या क्या है? तो एसी को छूने पर हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि डीसी को छूने पर यह हमें दूर फेंकती है। इसलिए एसी क्या है? हानिकारक है, क्योंकि वो आपको चिपकाएगा और आपको करंट से मौत हो सकती है। एसी का उपयोग विद्युत लेपन विधि में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे नियतांक धारा की आवश्यकता होती है जो डीसी के द्वारा दी जाती है। किसके सब परिणाम नहीं बदलता तो डीसी को ही ज़रूरत होती है, किसमें? विद्युत लेपन विधि में। विद्युत फ्यूज क्या होता है? ये पूछा गया है एमपीपीएससी में कि फ्यूज क्या होता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है? तो विद्युत फ्यूज या संलग्न संगलक, ठीक है,
विद्युत फ्यूज, ये इसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं, संगलक कहते हैं। तो एक निम्न प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाला चालक तार होता है जिसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बस इंपॉर्टेंट यही है कि फ्यूज को किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और विद्युत फ्यूज क्या है, एक तरह के संगलक है जो क्या होता है, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फ्यूज का प्रयोग परिपथ में अति उच्च धारा लघु पतन, जो शॉर्ट सर्किट होता है प्रदोष, उसके विरुद्ध रक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। किस जो अपने इक्विपमेंट हैं या हमारे जो भी घरेलू इक्विपमेंट हैं, बाहरी जो भी इक्विपमेंट है, उनको शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अपन को क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, तो इसमें टीन होता है 63% और शीशा होता है 37%। ये पूछा जाता है कई बार कि टीन कितना होगा और शीशा कितना होगा। मिश्र धातु से बना होता है जिसकी गलनांक बहुत कम होती है। इसके अलावा एमसीबी भी आ गए हैं। इसके अलावा विद्युत फ्यूज में बहुत सारे नए मेटल्स का भी प्रयोग करने को मिलता है। आगे ट्रांसफार्मर, इसे भी पूछा जाता है डेफिनेशन के रूप में कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर के एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है, स्थिर विद्युत मतलब एक जगह स्थिर रहता है ना, इसलिए इसको स्थिर विद्युत, और इसके अंतर्गत कोई भी रोटेटिंग पार्ट या घुमावदार पार्ट या किसी भी तरह से उसके ट्रांसफार्मर के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर के एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम से ज़्यादा कर सकता है। यह धारा की आवृत्ति बिना बदले वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है। तो ये आवृत्ति बिना बदले और बिना हानि पहुंचाए वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। वो यही है, जो बढ़ाएगा उच्चई कहलाएगा, जो अपचयी कहलाएगा वो कम करेगा, ठीक है। तो स्टेप अप का मतलब जो वोल्टेज बढ़ा दे और स्टेप डाउन का मतलब जो वोल्टेज गिरा दे। इसका आविष्कार माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने किया था। और माइकल फैराडे को ही विद्युत का पितामह भी कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने ही विद्युत मोटर का आविष्कार किया था। इसके अलावा एसी डायनामो क्या होता है, तो जनरेटर। डायनामो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जनरेटर। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बस यही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में कौन काम करता है, जनरेटर करता है। और ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है ऊर्जा। विद्युत मोटर क्या है, तो यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल में, मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, और जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में जनरेटर कार्य करता है। अब आगे क्या है, जो विद्युत रासायनिक सेल, ये पूछा भी गया है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा इनके जो एग्जाम्पल है वो शायद मैंने नहीं लिए हैं, तो आप एग्जाम्पल भी एक दो देख के चले जाएँ। तो ऐसे सेल जिनकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो ऐसे सेलों को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इस सेल की खोज गैल्वेनी तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए गैल्वेनी तथा वोल्टीय सेल भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलें वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं, ये सेल कहलाते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेल क्या होंगे, जो दोबारा यूज ना हो, और द्वितीयक सेल क्या होंगे, जो दोबारा यूज किए जा सकें। इनमें कई बार अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो पहले बात, तो प्राथमिक सेल क्या होता है, तो प्राथमिक सेल क्या है, इन सेलों में अभिक्रिया केवल एक बार ही होता है तथा इन सेलों का कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद ये खराब हो जाते हैं। इनका दोबारा प्रयोग नहीं होता, ये रिसाइकलिंग पर भी चले जाते हैं। इनका दो बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल शुष्क सेल। तो प्राथमिक सेल के उदाहरण है शुष्क सेल और मरकरी सेल, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा होता है द्वितीयक सेल। एक संचायक सेल के उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से उपयोग में लाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। मतलब जो सेल एक बार डिस्चार्ज होगा उसको दोबारा चार्ज कर सकें, द्वितीयक सेल होगा। एक बार जो चार्ज से डिस्चार्ज हुआ दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार आवेशन और निरावेशन के चक्रण से गुजरता है। मतलब एक अच्छा जो सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है, वो क्या है, बार बार उसको चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये होगा सेल के बारे में कि सेल किस तरह से काम करता है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। आगे है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं, पहली बात तो ये है, तो ये क्या करते हैं, तुल्यांक या फिर जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए। तो एक परिपथ में निश्चित प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, यही इंपॉर्टेंट, ठीक है।
किसी भी परिपथ में निश्चित प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से विभिन्न संयोजन विधियों द्वारा क्या करते हैं, जोड़े जा सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दो तरह से ये किनको प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। तो श्रेणी क्रम में सिंपल से प्रतिरोध ऐड हो जाते हैं। इस तरह से देखो R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को एक दूसरे के नॉट से कनेक्ट कर दो और इसके बाद इसको अगर सोर्स से कनेक्ट करते हो तो इसके इनके बीच में जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, तीनों का प्रतिरोध ऐड हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट है, तुल्य प्रतिरोध इसमें बढ़ेगा श्रेणी क्रम में। जो दूसरा होता है वो है समांतर क्रम में संयोजन। के समांतर क्रम में किस तरह से संयोजन करेंगे, तो इस तरह से इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। और जो समांतर क्रम में रेजिस्टेंस होगा उसका तुल्यांक रेजिस्टेंस क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध घट जाएगा। जब प्रतिरोधों के एक दूसरे के से समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो यह संयोजन प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। दोनों ही संयोजन कभी कभी पूछा जाता है कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, तो श्रेणी में और समांतर में। इसके अलावा घरेलू विद्युत जो होते हैं वो क्या होता है, समांतर में ही जो भी इक्विपमेंट होते हैं सप्लाई होती है वो समांतर क्रम में होता है। फ्यूज श्रेणी क्रम में लगता है, ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं, तो जैसे धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। अगर धारा बंद परिपथ नहीं होगा, परिपथ बंद होगा नहीं तो कभी भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। पृथ्वी को क्या माना जाता है, ऋण आवेशित माना जा सकता है। माना जा सकता है नहीं, माना जाता ही है। इसके अलावा अर्थिंग क्या होता है, अतिरिक्त या लीकेज को क्या करता है, भूमिगत करता है। अमीटर क्या है, वोल्टमीटर, अमीटर वोल्टमीटर, ये दोनों की परिभाषा भी पूछा जा सकता है। तो अमीटर क्या है, विद्युत को नापने के एक इक्विपमेंट है, ठीक है, जो किस में लगाया जाता है, परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ये पूछा गया है कई बार, ठीक है। इसके अलावा वोल्ट मीटर किस में लगाया जाता है, समांतर। वोल्ट मीटर का क्या प्रयोग है, तो वोल्ट मीटर से किसी भी परिपथ का वोल्टेज निकालते हैं। और इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, इन्फिनाइट प्रतिरोध होना चाहिए। किसमें, वोल्ट मीटर में। आदर्श की बात कर रहे हैं। अगर आदर्श नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वोल्ट मीटर इस तरह से नहीं बनाया जा सकता या मीटर जिनका प्रतिरोध शून्य हो या अनंत हो, ठीक है। और जो घरेलू वायरिंग है वो समांतर क्रम में होता है, ये मैंने अभी बताया था। इसके अलावा तो ये इतनी चीज़ें आपको विद्युत के अंतर्गत पढ़ना है और विद्युत में इतना आपको देखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आवेश, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश की गुण क्या होते हैं, कूलाम का क्या नियम है, और सारे डेफिनेशन या डेफिनेशन कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा पदार्थ का वर्गीकरण, ओम का नियम, और हाँ, धारा कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि, ट्रांसफार्मर और विद्युत रासायनिक सेल। सेल जरूर पढ़ें, सेल कई बार पूछा गया है। तो विद्युत के अंतर इतना ही। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा किस पर, चुंबकत्व पर, कि चुंबकत्व क्या होता है। तो ये विद्युत और चुंबकत्व दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। चुंबकत्व में भी कुछ ऐसी बातें होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। साथ ही आप नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये वाले चैनल आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको सर्च करेंगे इस नाम से तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।